सबसे पहले वेलकम। एक लंबे समय के बाद फिर आपको भी है। और आज कुछ कुछ कोई विशेष टॉपिक को लेकर के आज ट्रेनिंग नहीं है। आज कुछ जनरल बातें हमको करनी है, क्योंकि लंबा समय हो जाता है तो बहुत सारा चीज बीच में छूट जाता है। चाहते हैं कि उन चीजों पे जो है लगातार चर्चा चलते रहे, नहीं तो फिर छूट जाने से क्या होता है, बहुत सारा चीज हम लोग भूलने भालने लगते हैं। वो वाला सर बुकवा है ना सर, हम लोग को मंगवा के भेज दीजिए ना सर। कौन सा बुक? वो वाला रिच डैड पुअर डैड जो था ना, वो वाला मंगवा दीजिए ना सर। ऐसा क्या है, रिच डैड पुअर डैड हम कंपटीशन में दे देंगे? अभी तो कई सारे बुक है, लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे। जब जब कंपटीशन दे रहे हैं अभी उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब बुक मंगवा के देने में देखिए, आप खरीदने को तो चाहे हमको तो पढ़ने के लिए दे ऑनलाइन दीजिए। ऑनलाइन जब चाहे परचेज कर सकते हैं। मजा तब आता है कि जब कुछ उसका हल्का फुल्का कुछ मेहनत रखा जाए, उसका फिर कुछ रिवार्ड के रूप में मिले तो और मजा आता है। और पढ़ने में भी आनंद आएगा, हाँ हमको देने में भी आनंद आएगा, है ना। रिच डैड पुअर डैड अच्छा बुक है, लेकिन देखिए बेसिकली क्या है ना, अभी तक जो बुक दिए हैं, कोई एक बुक भी अगर कोई अच्छे से पढ़ ले, कोई भी एक बुक अच्छे से पढ़ ले, तो समझिए कि उसका लेवल कहीं का कहीं पहुंच सकता है। हर बुक को खाली रीड करने से वो काम नहीं बनता है। जैसे अभी लेकिन एक बुक जो है ना बुक सर। आपको दिया गया, सेल्स वाला जो है, दुनिया का सबसे महानतम सेल्समैन। हमको लगता है कि वो छोटा सा बुक है पर बहुत अच्छा बुक है, जो कि हर सेल्स हाँ वाले को पढ़ना चाहिए। और उसमें बहुत सारा काम का चीज है जो समझने का जरूरत है। और उस किताब को एक बार जी। पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम एक दो तीन बार चार बार अगर पढ़ेंगे ना, तो हर बार कुछ कुछ अलग अलग समझ में पड़ेगा। उसका खास बात यह है, तो उसका थोड़ा सा जो है ना हमको हैबिट करना चाहिए। अभी आपको जैसे दिया गया बुक कौन सा, एक और ये सोचो और अमीर हो जाओ। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, पढ़े आप? वो हम नहीं जीते थे, सोचो और अमीर हो जाओ हमको मिला था। सोचो वो और हम अमीर हो जीते जाओ, थे। वो भी नेपोलियन हाँ हिल। ठीक। वो मतलब हाँ एक जबरदस्त बुक है ओवरऑल। बाकी जितने भी बुक पढ़ेंगे ना, किसी में थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा, बट बेसिक कॉन्टेक्स्ट से जो कॉन्टेक्स्ट है उसका वो सेम रहता है। कहीं कहीं कुछ कुछ डिफरेंट मिलता है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी तो मेरे ही पास जो पढ़ा है आप लोग नहीं ले पाए हैं। अभी जैसे एक जो बुक हमको दिख रहा है, अभी जैसे हो गया द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अभी हमको जो सामने दिख रहा है, कनिका कनिका मिश्रा का एक बुक है, ये क्या नाम है देखिए। पहले ले लीजिए ये सब, पढ़िए ना, उसके बाद फिर बुक और मंगवाएंगे। ऐसा थोड़ी कि यही चार बुक पढ़ना है। जैसे आपके अब चेतन मन की नहीं। शक्ति, ये पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, कुछ लोगों को मिला है, कुछ अभी नहीं जीत पाए हैं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, बीमा के महागुरु, बीमा के महागुरु कनिनिका नहीं मिला मिश्रा, है ये हमें। बहुत बढ़िया है। ये अपने समझिए कि इंश्योरेंस के जो विजार्ड्स हैं उनका सबका इसमें कलेक्शन है। बहुत अच्छा बुक है, इसको आराम से पढ़ा जा सकता है, कुछ सीखने समझने को बहुत अच्छा खासा मिलेगा। और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो है वो सेविंग के ऊपर में, कि सेविंग का क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उस पर बड़ा अच्छा बुक है वो। तो हमको लगता है कि उस पर भी काम करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना चाहिए। ये पढ़ना, ये हाँ ये कहीं से भी हो सकता है। जैसे अभी ग्रुप पे जाता है तो अभी कुछ समय तो आपको उस पे ही लग जाता है। एक मिनट, अंधेरा जैसा तो नहीं पड़ रहा है ना? पिक्चर क्लियर आ रहा है ना एकदम सामने? हाँ सर, बढ़िया आ रहा है। तो हाँ हाँ, गिरिजानंदन जी जुड़ गए। हाँ तो ठीक। इसमें इसमें क्या है कि जो भी कंटेंट पहले तो कि आपके ग्रुप पे जाता है, हमको पहला एक हैबिट बनाना है उसको पढ़ने का, ठीक है। हाँ सर हाँ। उसमें भी छोटा छोटा कंटेंट है, पर वो अच्छा कंटेंट रहता है जिसको कि हमको ध्यान में लेना चाहिए। इसके अलावा एक दिन में बुक जो है ना 20 मिनट 25 मिनट, बहुत ज्यादा उसको लेंदी मत बनाइए। 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना डेली का हैबिट में रहेगा तो वो ज्यादा मजा आएगा। एक बुक पढ़ लिया, दूसरा हाँ पढ़ा, हो सके तो उसको एक बार रिवाइज करिए। उसका जो मेन थीम है उसको नोट डाउन करने का प्रयास करिए, क्योंकि हर बार आप बुक नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर मेन मेन थीम कुछ उसमें का नोट करेंगे तो बाद में उस बुक को बहुत कम समय में आप उसका मेन कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। कंटेंट छोटा छोटा रहता है
पर उसका एग्जाम्पल बड़ा बनाने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर सकते हैं ताकि वो चीजें ज्यादा समझ में पड़े कम समय में। हम जब चाहे उसको फट से रिवाइज कर लें, आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो वो चीजें तरोताजा हो जाती है। और एक बार पूरा बुक पढ़ा रहेगा ना, तो जैसे जैसे वो शॉर्टकट देखेंगे उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप नोट। माइंड मैप नोट मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर एक नोट बना हुआ हो जिसमें कि उसका सारा कंटेंट एक जगह दिखता है, वो हम आराम से उसको एक बार में देख समझ सकते हैं। तो वो करना चाहिए। तो 15-20 मिनट का रखिए। ग्रुप पे जो आता है कुछ कंटेंट पढ़िए, बाकी अनावश्यक बहुत ज्यादा पढ़ने का भी कोई तुक नहीं बनता है, उससे दिमाग थकता है। नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ये एक चीज हो गया। अभी जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, हम लोग का वर्क सिस्टम। हम लोग अपना वर्क सिस्टम जो है, अभी पिछले काफी समय से ना हमको समझ में नहीं पड़ रहा, गड़बड़ कहीं कुछ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है पता ही नहीं चलता है। कोई हम माने सिस्टम हम बना नहीं पा रहे थे। हर समय मतलब कुछ दिन चलता है, हम लोग पहले काम करते थे जिस तरीके से कि भाई एक दिन समय है 14 तारीख, तो ठीक है सबको फोन फान किए भाई कि 14 को क्या होगा कैसे होगा, तो थोड़ा वो चीज कर करके फिर 14 तारीख को एक दिन हम लोग बीमा जमा करते थे, सब बीमा आता था। अभी बीच माता में जी क्या सर होने एक लगा, बोतल में पानी दे दो। ये एक कल्चर चालू हो गया वनडे 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 कंपटीशन का, है ना। बीच में अभी वनडे कंपटीशन का एक सिस्टम चालू हुआ, और होता क्या है उसमें कि हर 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, आज 2 तारीख को वनडे है, 5 तारीख को यूलिप का वनडे है, 7 तारीख को हेल्थ का वनडे है, 9 तारीख को फिर एक वनडे है। तो कोई स्ट्रक्चरल काम हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे। प्रमोद यादव जी कौन है भाई? थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, नाम से हम नहीं पहचान रहे हैं, सही नाम से एंटर नहीं किए, थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए। यादव कौन है भाई? सिद्धनाथ। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया। तो वीडियो अगर ऑन हो सकता है तो ऑन कर लीजिए, ज्यादा मजा आएगा। नहीं सर नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हमको ये बड़ा अजीब टाइप का लग रहा था कि मतलब जैसे लग रहा था ना कि कंसंट्रेशन कहीं मिस हो गया है काम पर। जो कंसंट्रेशन, जो फोकस होना चाहिए कि हमको क्या करना है अगला। अभी एक बड़ा अच्छा सा एक मैसेज गया होगा 4-6 दिन पहले, होंगे देखे होंगे आप, गॉर्डन का, जॉन के, कौन गॉर्डन है? जॉन गॉर्डन। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट बता रहे हैं। अभी कौन कौन लोग इसको पढ़े, कुछ दिमाग ये ध्यान पड़ा था इसके ऊपर में? ये 2-3 दिन का अभी जो ये भेजे है ना, ये बड़ा हमको लगता है कि इम्फेटिक चीज है, हमको और हमारे वाले एक सिस्टम से मैच कर रहा था, तो और इसीलिए हम इसको डाले भी थे इसको। हाँ, टोनी गॉर्डन, सॉरी, टोनी गॉर्डन। इसको कौन कौन लोग पढ़े थे ग्रुप में? हम पढ़े थे सर, लेकिन दिमाग में मनन नहीं कर पाए, देखे थे। देखिए ये एक समस्या है। एक शुरू से हम लोग को स्कूल में बताया जाता है ना एक चीज कि भाई ऑलवेज रीडिंग हैबिट कैसा होना चाहिए, रीड बिटवीन द लाइंस। कोई नया चीज है तो स्लो पढ़ना है, पर उसको समझना है कंटेंट को। ये मैक्सिमम लोगों के साथ है। सर मैसेज आया था, हम देखे तो थे, पर क्या था हमको पता नहीं चला। जब हम पूछते हैं क्या था उसमें, तो सर पूरा ध्यान नहीं दिए। ये बड़ा गड़बड़ चीज है। क्यों गड़बड़ चीज है भाई? इतना लैक ऑफ फोकस, ये परेशानी है, और ये सबके साथ हो रहा है। खास करके अभी के मोबाइल के टाइम में लगता है कि मैक्सिमम चीज देख लो। अब आया हुआ है 50-25 नोटिफिकेशन, अब जल्दी जल्दी हम सबको देखते हैं, और देखते किसी को नहीं है बेसिकली। तो भाई ये जो क्या है, कंसंट्रेशन का जो कमी हो रहा है ना, ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इधर उधर हम बटे हुए रह रहे हैं बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा कंट्रोल करने का जरूरत है। कैसे कर सकते हैं भाई? जो काम का ग्रुप है ना, हमको कहीं ना कहीं कम से कम उसी में फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आ जा रहा है उसमें ज्यादा दिमाग लगाना बेकार है, लेकिन जो काम का ग्रुप है वहां पर फोकस करने का जरूरत, उसके मैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, अभी जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली, इसमें
ये बहुत मिलता जुलता है। टोनी गॉर्डन क्या कहता है इसका, एक बार थोड़ा आपको पढ़ के अभी सुनाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते समय भले ही वो पूरे वर्ष के लिए हो, इसे छोटे साप्ताहिक लक्ष्यों में तोड़ना चाहिए। कोई भी बड़ा लक्ष्य है उसको छमाही तिमाही में तोड़े, तिमाही को फिर मंथली तोड़े, मंथली को फिर हम वीकली में तोड़े, वीकली तक में उसको तोड़ना चाहिए। और उस वीक में कितना काम आता है हमको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, हमको हर वीक में उतना छोटा छोटा काम पे ही फोकस करना चाहिए। अगर पूरे साल के टारगेट पे हम फोकस करेंगे तो क्या होगा, हम पे अनावश्यक दबाव खड़ा होगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है। तो वार्षिक लक्ष्य से दबाव महसूस न करें, लेकिन कैसे करें इसके लिए हफ्ते में कामों को थोड़ा थोड़ा अनुशासन के साथ रोजाना कोशिश करना चाहिए। इसलिए लक्ष्य के लिए आखिरी दिन तक मेहनत करने का समय नहीं है। ये इंग्लिश में भी था, इसको थोड़ा सा हिंदी में कुछ कुछ इधर उधर हो जाता है। आपका लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो जाता है अगर आप छोटे छोटे टेन्योर में पूरा करते हैं उसको। तो ये मेन इसका चीज है। अभी कई लोगों के साथ मेरा एक डिस्कशन हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरा टीम इसी सिस्टम पे काम करे ताकि हम सारे लोगों को एक क्लैरिटी मिले। सिस्टम क्या है, इसके लिए चलिए हम लोग एक थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं और वहां पर चीजों को थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करते हैं कस्टमों में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यस, ठीक है। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है, एक्सेल का सर, एक्सेल दिख रहा है, गुड। इसका थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए। 200%, ओके। अभी ये बड़ा बड़ा दिख रहा होगा कुछ स्क्रीन पे, हाँ? हाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है। अभी देखिए एक चीज तो हमको ये पता है कि जो साल का जो भी हमने टारगेट बनाया, नॉर्मली जब हम पूछते हैं कि भाई साल का क्या टारगेट है, क्या वाकई में सभी लोगों को ये समझ में पड़ता रहता है कि हाँ साल में हम कितना कर पाएंगे? पता रहता है या फिर हम अंदाजा ऐसे ही लगाते हैं कि सर इतना करेंगे, लेकिन हम पिछले 3 साल का टारगेट हुआ जो अपने पास एक टारगेट का सीट हम कई बार बनवाए हैं, जैसे वहां जो हम लोगों की ट्रेनिंग चलती थी देवरा रोड में भी, तो उसमें जो टारगेट का सीट लिया हुआ वो मेरे पास आज भी है। सारे लोगों का टारगेट कम से कम सीएम, जेडएम, डीएम, क्लब तो हमारा रहा ही था, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का। लेकिन आज 3 साल के बाद भी क्या हम वहां पर पहुंचे हैं? नहीं सर। किसी भी व्यक्ति का 1 साल का भी उसमें लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। उन लक्ष्यों को तो 3 साल लगातार करना था, तो हम नहीं कहीं ना कहीं पहुंच पाए हैं। वजह क्या हो रहा है भाई? वजह यही है, जो हम लोग टारगेट को एक छोटे इसमें हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं, और नतीजा क्या होता है? नतीजा क्या होता है? नहीं हो पाता है, वो टारगेट हो नहीं पाता है। अभी इन चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने का हम कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि भाई कैसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला एक चीज तो जो हम करने वाले हैं वो ये कि हम लोग अपने टीम, इसको अपने टीम के लिए अभी पर्सनली मान के चलिए, बाकी जगह से कोई लेना इसका देना नहीं है। हम एक सिस्टम चालू करना चाहते हैं एनबी डे का, नॉट कंपटीशन डे, नॉट वन डे, कोई गिफ्ट वाला डे नहीं, ये एनबी डे है। एनबी डे में क्या करेंगे हम लोग? सिस्टम हम क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहला चीज बनाने वाले हैं, ये डेट है 7, 14, 21 और 28। ये 4 डेट है महीना का जिसको कि हम एनबी डे के रूप में यूज करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक दिमाग में क्लैरिटी एकदम स्पष्ट रूप से रहे
कि हमको पूरे महीने में बिजनेस कौन कौन से दिन को करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी 1 डे 2 डे 3 डे से कोई हमको विशेष मतलब नहीं रखना है। क्योंकि ये जो 1 डे वाला चक्कर है ना, ये ना कहीं हमारा सारा फोकस बर्बाद कर रहा है, सिस्टम बर्बाद हो जा रहा है पूरा उसमें। कभी 2 दिन पे, कभी 3 दिन पे, कभी 5 दिन पे, उसका कोई सिस्टम नहीं है। पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक है, जो भी हो ऑफिस का। अगर हमारे डेट से अगर कोई 1 डे संडे मैच करता है उसका बेनिफिट लेंगे, नहीं तो भाई हमारा ये सिस्टम नहीं टूटना चाहिए। हमारा सिस्टम हमको ये वाला पकड़ना है। एनबी डे हमारा 4 दिन का होगा, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको फायदा क्या मिलेगा? मेरे पास हर जगह कम से कम 6 दिन तक लगातार काम करने का मौका रहेगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 1 से 6 तक हम काम कर पाएंगे 7 वाले में। 1 से 6 तक काम कर पाएंगे, कोई डाउट? विदाउट प्रेशर। विदाउट प्रेशर हमको क्लियर है कि भाई 1 से 6 तक काम करना है हमको, कोई इसमें इस बीच में दिमाग नहीं लगाना है। इस बीच में जो रिजल्ट आएगा 1 से 6 के बीच में, तो 7 को हमको क्लोज कर देना है। कैसे कैसे और ये फायदा करेगा इस पे और हम लोग चर्चा करेंगे। 7 को हमने क्लोज कर दिया, इसके बाद फिर हमने 8 से चालू किया काम। कब तक करेंगे? 13 तक। 8 से 13 6 दिन फिर हमारे पास है, एकदम बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी हिंड्रेंस के, क्लियर कट फोकस। 14 मेरा टारगेट है, 8 से 13 आपको काम करना है, 14 तारीख को जमा करना है जो भी कुछ हमारे हाथ में प्रपोजल आएगा। ठीक है, सेम वे 14 को क्लोज हो गया, फिर हमने 15 से काम चालू किया। 15 से लेके कहां तक करेंगे? 20 तक। सेम 6 दिन का फिर हमारा टारगेट है। 21 को क्लोज करना है, और उसी तरह 21 को क्लोज करने के बाद फिर 22 तारीख से हमारा शुरू होगा, और ये हमको 27 तारीख तक हमको काम करना है। अब चूंकि ये मंथ एंड का टाइम है, यहां पर हम चाहे तो एक आध दिन का लेवरेज ले लें। कोशिश अगर 28 को ही हो तो मच 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 बेटर है, क्योंकि अक्सर किसी भी तरह का प्रॉब्लम किसी भी और वजह से खड़ा होता है तो वो मंथ एंड में ही होता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कभी नेट का प्रॉब्लम आता है, कभी किसी तरह का हड़ताल, कोई बंदी, कोई कुछ भी होता है। तो किस डेट को होता है? ज्यादातर 29-30 के डेट में होता है। तो हम इस डेट को चुनते हैं और 28 को ही क्लोज कर लेते हैं। तो एक फायदा होगा, पहले तो हम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज एक प्रपोजल जमा करना है, हम पूरा दिन 30 तारीख के डेट में बैठ के, 31 तारीख के डेट में बैठ के ऑफिस में डालें, वो क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। सहमत है इस बात से? ऐसा होता है? तो ये अगर हम 28 को करके निकल गए तो इसका मतलब ये है कि हम एकदम ठंडे ठंडे में अपना काम जितना क्लोज करना था कर लिए। तो अगर यहाँ हमने 2 दिन बचा लिया तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हम फिर वापस ये वाला जो डेट है हमारा, ये यहाँ पर 1 से 6 में, इसके पहले हम 2 दिन प्लस काम कर सकते हैं, प्लस 2 डेज हमको मिल जाएगा। है ना? तो ये प्लस 2 डे हमको मिल जाएगा। तो ये हम 7 तारीख को वापस से मैनेज कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 29-30 के भीड़ में हम नहीं पड़ेंगे, हम शांति से अपना सारा काम कर करके निकल जाएंगे। ये क्लियर पड़ रहा है? और अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर है कि भाई 6 दिन काम किया, 7वें दिन जमा किया, 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 तो हमारे यहाँ पर से सारा प्रेशर खत्म। कौन दिन 1 डे आ रहा है, कौन दिन 2 डे आ रहा है, कौन दिन 3 डे आ रहा है, हमको कोई मतलब इस बात से नहीं है।
अगर आप गौर करेंगे वनडेज में हम कितना फायदा लेते हैं, किसी एक वनडे में हम डालते हैं तो 40 रुपया 80 रुपया, बहुत से बहुत। बेसिकली अगर हम गौर करें, कोई भी व्यक्ति जो वनडे को आकर करके अगर प्रपोजल डाल के जा रहा है, वो 40 रुपए से कम खर्च नहीं करता है। हाँ, 40 रुपए 80 रुपए हमारा तो ऐसे ही खर्चा होता है, और उस वनडे की वजह से हम एडिशनल डेज में आते हैं और हमारा फोकस भी लूज होता है। तो ये सवाल अभी के बाद जैसे हमने डिसाइड किया है कि अपने विनर्स क्लब ग्रुप में कोई भी कंपटीशन का मैसेज जो मंथली वाला होगा, कभी कभी उसका रिमाइंडर डलेगा, अदरवाइज नहीं तो सिर्फ कंपटीशन ग्रुप में जानकारी के लिए उसको डाल करके छोड़ा जाएगा। लेकिन वन डे हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरा टारगेट होना चाहिए 6 दिन का काम, 7वें दिन प्रपोजल जमा करना। और अगर हम 6 दिन काम करके 7वें दिन प्रपोजल जमा करते हैं तो हमको पता है कि वनडे प्राइस का बहुत ज्यादा गुना, मे बी 20 गुना, मे बी 40 गुना हम ऑलरेडी कमीशन में पा रहे होंगे। 40 रुपए से कोई लेना देना विशेष पड़ता नहीं है। तो क्यों हम झूठ का अपना जो है डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहेंगे, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा थम्स अप करिए। कहीं कोई डाउट लग रहा है कि नहीं सर सिस्टम में कहीं फॉलेसी है तो हमको बताइए कि हाँ सर सिस्टम में ये वाला चीज ठीक नहीं लग रहा है हमको। किसी को कोई ऐसा लग रहा है तो आप बता सकते हैं, अभी खुला मंच है, एकदम आराम से बताइए। ना ठीक है सर। ठीक है, सब लोग ओके हैं? चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये 7, 14, 21, 28 4 दिन तो हो गया। हमारा मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए? हमारा मिनिमम टारगेट जो है वो कितना होना चाहिए एवरी क्लोजिंग में? कम से कम होना चाहिए एक पॉलिसी। अब देखिए कितना इजी फील होगा भाई, एकदम कोई लफड़ा शूटिंग नहीं, एक पॉलिसी मिनिमम मेरा टारगेट होना चाहिए। अब ये एक पॉलिसी किसके लिए है भाई? जो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, और अगर कोई ज्यादा समय दे पाएंगे, वो 6 दिन वाला सिस्टम फॉलो करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली 2 पॉलिसी होगा, 3 पॉलिसी होगा। ऐसा नहीं कि जरूरी कि इतना ही होगा, ठीक है, वो अपने आप बढ़ेगा। अभी देखिए एक पॉलिसी करने के लिए हम जो समझते हैं कि प्रतिदिन 2 से 3 नए कस्टमर्स को, नए लीड्स को हमको टच करना है। उसमें कुछ पहले के भी कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन भाई अगर हमको वाकई में सक्सेस अपना रेट बढ़ाना है ना, हमको नए कस्टमर्स को ढूंढना, नया लीड को ढूंढना और उस पर काम करना बहुत तेजी से चालू करना पड़ेगा। और टारगेट क्या होना चाहिए? 2 to 3 कस्टमर्स अ डे। ठीक है, 2 से 3 कस्टमर अगर हम ये डेली करते हैं तो हमारा टारगेट आराम से कंप्लीट होता जाएगा बिना किसी परेशानी के। दो से 3 कस्टमर का क्या मतलब है? कितना आएगा टोटल कस्टमर 6 दिन में? टोटल कितने हो जाएंगे 6 दिन में? मोटा मोटी 12 से लेके 18, राइट? 12 से 18 कस्टमर ये हमारा प्रतिदिन का, ये प्रति वीक का ये हमारा आएगा। और अगर 12 से 18 कस्टमर को हम टच करते हैं एवरी वीक, तो हमारा एक पॉलिसी का टारगेट जो है वो किसी भी तरीके से परेशानी में नहीं पड़ेगा। क्या होगा? किसी भी तरीके से इसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी। 2 से 3 कस्टमर डेली। 2-3 कस्टमर को डील करने में कितना देर लगता है? अगर हम करते हैं लाइफ स्टाइल के माध्यम से तो एक कस्टमर के पीछे आधा घंटा, 2 से 3 कस्टमर घंटा से 1.5 घंटा, किसी के पास 2 घंटे है, 3 घंटे है, ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो फिर वो 4-5 कस्टमर में भी जा सकते हैं। 4-5 कस्टमर में जाएंगे, ऑटोमेटिकली मिनिमम टारगेट 1 का 2 हो जाएगा। कोई 6 से 8 में जाएंगे तो 3 हो जाएगा,
10 कस्टमर को डेली करने लगेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये कोई बहुत इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। सिंपल वे में सही जगह पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम कई गुना अच्छा बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। क्लियर हो रहा है बात यहाँ पे? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। नो सर। तो ये 2 से 3 कस्टमर, अब देखिए अभी जो हम लोग टोनी गॉर्डन वाला बात बोल रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या हो रहा है। अभी मेरा फोकस बहुत इजी गोइंग शिफ्ट होगा। हमको यहाँ पर समझ में पड़ रहा है क्या कि भाई हमको बस एक ही चीज पे फोकस करना है, हम डेली 2 से 3 कस्टमर से मिल रहे हैं कि नहीं। अगर 2 से 3 कस्टमर से डेली मिल रहे हैं तो सप्ताह का टारगेट मेरा जो है, ये हमको समझ पड़ रहा है कि सप्ताह में यहां पर जाकर करके हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 7 तारीख को। 7 को जैसे ही कंप्लीट हुआ, पीछे का टारगेट, पीछे का वो दिमाग से बाहर करिए। हमको अभी पूरे साल का भी नहीं देखना है, सिंपली अगले सप्ताह का 12 से 18 कस्टमर, डेली 2 से 3 कस्टमर। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज क्या आएगा, डेली अगर 2 से 3 कस्टमर करना है तो कुछ सिस्टम आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो क्या है? एक चीज जो है बहुत उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वो है फील्ड का जो टाइम है आपका, उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। फील्ड का टाइम अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम कर नहीं पाएंगे, सिस्टम में नहीं चलेंगे। ठीक है। ये फील्ड का टाइम भाई फिक्स करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो भी टाइम हो, द अर्लियर द बेटर। 3 में कस्टमर को कहीं कहीं ढूंढने से ज्यादा बढ़िया है कि सुबह का टाइम इसको इस्तेमाल करें। सुबह का प्राइम टाइम निकल गया तो फिर ठीक है, उसके बाद तो ढूंढ ढूंढ के ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जगह पे मिलेगा नहीं रेगुलर, है ना। लेकिन मेरा फील्ड का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर ये हमने फिक्स नहीं किया है तो भाई हम परेशानी सफर करेंगे, क्योंकि हर दिन कुछ एक नया टाइप का झमेला आएगा आपके घर में, आपके सामने कोई कस्टमर का काम आ जाएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, तो ये आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। ठीक है, यहां बात समझ में आ रही है? फील्ड का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए, दूसरा और क्या होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, कुछ आइडिया आपके पास है? आइडिया? कॉलिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए। कॉलिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए। वो टाइम तो फिक्स, मोटा मोटी मान लीजिए कि हम इसी में आ रहे हैं। फील्ड का टाइम फिक्स कर लिया, कॉल का टाइम फिक्स कर लिया, कब फोन करेंगे, कब अपॉइंटमेंट लेंगे। जब एक चीज फिक्स करेंगे ना, ऑटोमेटिकली दूसरा चीज फिक्स होने लगेगा। एक काम जैसे ही फिक्स होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा तीसरा सारा चीज फिक्स होगा। आपको उसके लिए वर्डन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सुबह 7 बजे निकलना है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जो 2 कस्टमर से मिलना है वो कब बात करना होगा। हमको शाम में बात कर लेना पड़ेगा, या एक दिन पहले सुबह से ही हम ट्राई करेंगे, पर कस्टमर फिक्स होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जाना है सुबह में। जैसे ही वो टाइम फिक्स हो जाएगा, फिर आपको परेशानी महसूस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपॉइंटमेंट वाला टाइमिंग फिक्स हो जाएगा। आपको शाम में कर लेना है, सुबह निकलने से पहले अगर शाम में हमारा क्लियर है कि हाँ भाई सुबह में यहाँ जाना है, झमेला खत्म, आपको कोई तनाव महसूस नहीं होगा फिर, राइट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो हम सुनना चाह रहे थे, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, जब तक ये लिस्ट अपने पास रेडी नहीं रहेगा, क्या होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट अपने पास रेडी होना चाहिए।
क्या यस। सही महसूस हो रहा है? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हमारा रेडी होना चाहिए, और इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको डेली उसमें नाम जोड़ना पड़ेगा। भाई जितने लीड हैं, जितने भी लीड हैं, जहां से आज मिलने गए वहां से लीड खोजा, भाई बताइए आप 2 लोगों का नाम। तो वो लीड उनसे जब मिलेगा उसको अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ऐड करेंगे। जब उनसे मिलेंगे तो उसके बारे में क्या रिमार्क्स है, क्या बातचीत हुई, कैसा लगा, हॉट प्रोस्पेक्ट है, वार्म प्रोस्पेक्ट है, कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, इच्छुक है, इच्छुक नहीं है, वो चीजें उसमें हम नोट डाउन करें। क्या क्या बात हुआ, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट फाइंडिंग, तो वो सारा चीज को हम लिखते जाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नाम, मोबाइल एड्रेस लिखेंगे। बाकी एक पेज जब किसी कस्टमर से मिलेंगे तो एक स्पेसिफिक पेज यूज करेंगे उस व्यक्ति का डिटेल लिखने को। ये सारा वर्किंग वाले में पार्ट में फिर हम लोग कवर करेंगे इस चीज को 21 से। ठीक है, तो एक हो गया हमारा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, हमारा रेडी होना चाहिए एकदम। अगर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं है दैट मीन्स हम लोग प्रॉपर वे में ये नहीं कर पा रहे, और हमको दिक्कत महसूस होगी सुबह में निकलने में। ठीक है, अच्छा इसमें हमको काम कौन कौन सा आएगा, टूल हमारा क्या क्या रहेगा, क्या टूल हम यूज कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए कि कौन सा टूल यूज करने से उचित होगा। फर्स्ट टूल हमारा क्या रहेगा, मेरे समझ से अगर हम सारे टीम के लोग एक सिस्टम में एक स्टाइल में काम करें तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ये जो हम लोग किताब हम लोगों के पास है ना, लाइफ स्टाइल, ये सारे लोगों के पास हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेशन भी जैसे हम लोगों ने किया है उसको थोड़ा और बेहतर ढंग से करा जा सकता है। और मार्केट में तो खैर प्रैक्टिस होगा ही, एक बार हम मार्केट में लेके उतरेंगे तो फिर वो गाड़ी रुकेगा नहीं। लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोग को भी पता है क्या क्या बेनिफिट है भाई। तो हम किसी भी अननोन व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी देता है वो ये कि भाई हम कहीं भी बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, उसको आप देखोगे तो आपका जो है आपको फायदा होगा, आपका वित्तीय प्रबंधन के प्रति जो विचार है वो कुछ बदलेगा, और ये लाइफ लॉन्ग आपके पूरे वित्तीय प्रबंधन पर प्रभाव डालेगा। कुछ भी ऐसा हम 2 लाइन बोलते हैं अगला व्यक्ति जरूर प्रभावित होता है। हम बोलते हैं कि भाई आपको उसमें एक भी पैसा नहीं देना है, ये ट्रेनिंग पूरा का पूरा फ्री है, ये जो प्रेजेंटेशन है ये फ्री है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको कुछ लेना नहीं है। तो हमारे यहाँ फ्री वाला चीजों का डिमांड बहुत है ना, फ्री वाले चीजों का डिमांड बहुत है, लोग आपको बुलाएंगे। अभी नॉर्मली क्या है, आनंद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई आपको बुलाएगा नहीं। जैसे ही बोल देंगे बीमा खरीदना है तो फिर उसके बाद वो भागता फिरे। लेकिन हम बोलते हैं कि भाई फ्री है, प्रेजेंटेशन है, 20 मिनट टाइम लगता है, 20-22 मिनट, आप इसको एक बार देखो, अच्छा लगता है, आपको फायदा लगता है, हम शुक्रगुजार हैं भाई हमारे वजह से किसी को कुछ फायदा हुआ। बाकी उसके बाद कोई आपको कोई बाध्यता कुछ नहीं है, कोई खरीदा बिक्री कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली इसको देखिए समझिए, और उसके बाद अपने आप आपका जो है ना सेल ओपन होगा जब उसको लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइफ स्टाइल देखेगा फिर उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, एक और टूल कौन सा है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप सीट, FHCS। ये हमारे पास एक और टूल है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, FHCS फाइनेंशियल हेल्थ प्लानिंग टूल। इसको चेकअप सीट, इसको बोलिए जो भी कि आपका हेल्थ का भाई ECG पता चलेगा फाइनेंशियल हेल्थ का, कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है, बाकी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये 2 टूल मेरे समझ से, अगर ये 2 टूल पे हम काम कर लेते हैं, ये 2 टूल अगर हमको प्रॉपर वे में समझ में पड़ गया तो तीसरा चौथा कोई और टूल हमको यूज करने की जरूरत नहीं पड़े। ये हमको ऐसा लगता है, आपको ये कम से कम साल 2 साल तो जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नए कस्टमर्स को ये दिखाते जाएंगे
और आपका काम बिल्कुल स्मूथ वे में चलता रहेगा। उसके बाद अगर कहीं हमको जरूरत महसूस होता है कि भाई और कुछ ऐड करने की जरूरत है, तो फिर समय के साथ वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट मिनट में है, मीटिंग एक बार डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से वापस इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। ओके, तो फिर उसके बाद जस्ट स्टॉप, एक मिनट इसको सेव कर लेंगे। तो ये चीज है, टूल कौन सा यूज करना है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रखना है। देखिए, हम इसमें चीजों को हम चाहते हैं कि सिंपल रहे, बहुत ज्यादा जार्गन उसके अंदर घुसाने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है कि हम अपने आप में कंफ्यूज हो जाए। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहेगा,